कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान मार्केट से, जहां हम एक फैमिली को देखते हैं जो बिल्कुल चुपचाप खामोशी से जरूरत का सामान इकट्ठा कर रही होती है। ये लोग इतने ज्यादा डरे हुए थे कि एक दूसरे से बात तक नहीं कर पा रहे थे, बस इशारों से एक दूसरे को समझा रहे थे। आखिर कुछ तो था जो उन्हें बिल्कुल खामोश रहने पर मजबूर कर रहा था। इस फैमिली का लीडर है ली और उसकी वाइफ का नाम एवलिन है। यहाँ उनकी बड़ी बेटी रीगन जो बचपन से सुन नहीं सकती थी, और उनके दो बेटे मार्कस और बो होता है। बो उम्र में छोटा होता है, इसीलिए वो ज्यादा चीजें नहीं समझ पाता। वो ऊपर अलमारी में एक टॉय रॉकेट देख लेता है। जैसे ही वो रॉकेट को उठाने वाला होता है तो वो रॉकेट उसके हाथ से छूटकर नीचे गिरता है। ये देखकर सबके गले में सांसें अटक जाती हैं, लेकिन ऐन वक्त पर रीगन जल्दी से उस टॉय रॉकेट को कैच कर लेती है और सबकी जान बचा लेती है। ली सबको इशारों में समझाता है कि शाम होने वाली है, हमें जल्द से जल्द घर लौटना होगा, नहीं तो हम खतरे में पड़ सकते हैं। तभी इनका 4 साल का बेटा वही टॉय रॉकेट फिर से उठा लाया। उसे देखकर सभी दहशत में आ गए, क्योंकि ये रॉकेट बैटरी से चलने वाला था, जिसे ऑन करते ही शोर मच सकता था। ली अपने बेटे के हाथ से वो रॉकेट लेके उसकी बैटरी निकालकर टेबल पर रख देता है। इसके बाद वो सभी घर के लिए निकलने लगे, लेकिन बो उस रॉकेट को साथ ले जाने की बार बार जिद कर रहा था। इसलिए रीगन चुपके से इस बिना बैटरी वाले रॉकेट को उसके हाथ में थमा देती है और वो भी स्टोर से बाहर आ गई। पर तभी उस बच्चे ने रॉकेट की बैटरियां भी उठा ली। इसके बाद ये चारों लाइन से घर की तरफ निकल पड़े। तब हम देखते हैं कि रोशनियों से चमकने वाला ये शहर कभी गाड़ियों के शोर और इंसानों की भीड़ से भरा रहता, मगर आज ये शहर पूरी तरह से वीरान और सन्नाटे में डूबा हुआ है। यहाँ इंसान तो दूर बल्कि परिंदों की भी आवाज नहीं सुनाई देती। हर तरफ एक खौफनाक सी खामोशी छाई हुई है। पूरी दुनिया में अब कमतर ही लोग जिंदा बचे हैं, जिनमें ये 5 लोग भी शामिल हैं। यहाँ हम देखते हैं कि उन्होंने लाइन से अपने घर तक रेत बिछाया हुआ है और ये लोग इस पर नंगे पांव चल रहे थे ताकि कदमों की भी आहट न हो। वहीं मासूम बो रीगन के पीछे था। वो रॉकेट को लेकर बहुत खुश था। तभी बो ने रॉकेट में बैटरी लगाकर उसे ऑन कर दिया, जिससे उस रॉकेट में म्यूजिक बजने लगा। रीगन सुन नहीं सकती थी, इसलिए आवाज पर उसका ध्यान ही नहीं गया। लेकिन जब ली और एवलिन ने उसे सुना तो वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा गए। तभी अचानक घने जंगलों के बीच से निकलकर गोली की रफ्तार से भागता एक खौफनाक मॉन्स्टर बो की तरफ बढ़ने लगा। ली जल्दी से खिलौने को बंद करने के लिए बो की तरफ तेजी से दौड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो मॉन्स्टर बो को अपने साथ ले गया। उसके बाद हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। ली और उसकी फैमिली ने इस हालात में जीना सीख लिया था। ली ने अपने घर में एक रिसर्च रूम बना लिया था, जहां उसने उस मॉन्स्टर के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली थी। यहाँ हमें पता चलता है कि वो खौफनाक मॉन्स्टर जो बिल्कुल धीमी सी आवाज को भी कई किलोमीटर दूर से डिटेक्ट कर लेता है। अच्छी बात ये थी कि वो मॉन्स्टर पूरी तरह से अंधे थे, लेकिन उनकी सुनने की ताकत इतनी तेज थी कि वे हवा में जरा सी वाइब्रेशन और धीमी से धीमी आवाज को भी महसूस कर सकते थे। अगर कोई इंसान जोर से सांस भी ले तो उसे भी महसूस करके ये मॉन्स्टर बिजली की रफ्तार से उसकी ओर दौड़ पड़ते थे और उस इंसान को कुछ ही सेकंड में खत्म कर देते थे। साथ ही साथ इन मॉन्स्टर्स की चमड़ी लोहे से भी ज्यादा मजबूत थी, जो उन्हें बंदूक की गोली और किसी भी हथियार से प्रोटेक्ट करती थी। दरअसल आज से 1 साल पहले ये मॉन्स्टर स्पेस से आए एक मेट्रॉइड के जरिए इस धरती पर आए। ये मॉन्स्टर्स इतने ज्यादा तेज रफ्तार थे कि कुछ ही वक्त में ये पूरी धरती में फैल गए और इस दुनिया से लगभग सभी इंसानों का नामो निशान मिटा दिया। इन मॉन्स्टर्स से बचने का सिर्फ एक ही तरीका था, और वो था बिल्कुल शांत रहना, जो कि ली और उसकी फैमिली ये राज जान चुके थे। इसलिए उन्होंने खुद की पूरी तरह से सेफ्टी कर ली थी। ली ने अपने घर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरास लगा दिए थे ताकि मॉन्स्टर के आने की खबर उनको लग सके। साथ ही उसने सीढ़ियों और रास्ते में कदम रखने वाली जगह पर एक खास तरह के निशान लगाए थे ताकि उन क्रीचर्स को उनकी पैरों की आहट भी ना आ सके। और ली ने अपने घर में एक अंडरग्राउंड बंकर भी बनाया था, जहाँ ये इन मॉन्स्टर्स पर रिसर्च करता था। उसने ये भी पता लगा लिया था कि इस इलाके में कुल 3 मॉन्स्टर मौजूद हैं। अब ली उन मॉन्स्टर की कमजोरी के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। साथ ही साथ ली रेडियो के जरिए पूरी दुनिया में हेल्प का सिग्नल भेज रहा था, लेकिन अब तक उसका किसी से भी कांटेक्ट नहीं हो पाया था। यहाँ हमें पता चलता है कि एवलिन प्रेग्नेंट है और जल्द ही वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है। अब क्योंकि ये बच्चा पैदा होने पर रोने लगेगा, इसलिए उन्होंने अपने आने वाले बच्चे के लिए एक साउंड प्रूफ बॉक्स बना लिया है, ताकि जब भी अगर बच्चा रोए तो उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क रखकर उसे उस बॉक्स में छुपा दे, जिससे उस मॉन्स्टर को बच्चे की रोने की आवाज नहीं आएगी। इस मुश्किल हालात में मॉन्स्टर से बचने के लिए रेडी रहना बहुत जरूरी था, लेकिन ली की बड़ी बेटी रीगन सुन नहीं सकती थी और ये कमी उसके लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकती थी। इसलिए ली इसकी इस कमी को दूर करने की कोशिश में था। ली अपनी बेटी रीगन के लिए एक कॉक्लियर हियरिंग एम्पलीफायर बनाता है और ली वो एम्पलीफायर रीगन को दे देता है। लेकिन रीगन इस एम्पलीफायर को लेकर खुश नहीं थी, क्योंकि उसे लगता था कि हमेशा की तरह ये एम्पलीफायर भी काम नहीं करेगा, क्योंकि ली अपनी बेटी रीगन के लिए पहले भी कई एम्पलीफायर बना चुका था। इसलिए रीगन पहले तो इस एम्पलीफायर को गिरा देती है, लेकिन जब वह उस एम्पलीफायर को टेस्ट करती है तो ये एम्पलीफायर काम कर रहा होता है। बाहरी दुनिया की आवाज सुनते ही वो खुशी के मारे रोने लगती है और साथ में रीगन को अपने छोटे भाई की याद भी आती है। रीगन आज भी खुद को अपने भाई की मौत का जिम्मेदार ठहराती है। इससे लगता है कि अगर उस दिन वो अपने भाई को टॉय रॉकेट नहीं देती तो आज उसका भाई जिंदा होता। रीगन अपने पिता के काम में हाथ बटाकर खुद को साबित करना चाहती थी, इसलिए रीगन अपने पिता के अंडरग्राउंड बंकर की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी उसके पिता उसे रोक लेते हैं और उसे अंदर जाने से मना कर देते हैं, क्योंकि 1 साल पहले रीगन के अपने छोटे भाई को टॉय रॉकेट देने की गलती की वजह से अब वो रीगन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। उसे डर लगता है कि नीचे अंडरग्राउंड बंकर में माइक्रोफोन, रेडियो और भी कई सारी चीजें हैं। अगर गलती से भी रीगन का हाथ किसी ऐसी चीज के साथ लग गया जो साउंड क्रिएट करती हो तो हमारी जान खतरे में पड़ सकती है। अगले दिन ली अपने बेटे मार्कस के साथ मछलियां पकड़ने नदी पर जा रहा होता है। रीगन भी उनके साथ जाना चाहती थी। रीगन ली से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो, पर ली ने उसे अपने साथ ले जाने से मना कर दिया। वो रीगन से कहता है कि तुम्हारी माँ
माँ घर पर अकेली है, इसलिए तुम घर पर अपनी माँ का ख्याल रखो। जिसके बाद ली मार्कस के साथ नदी की तरफ निकल गया। ये बात रेगन को बहुत ज्यादा बुरी लगती है और वह नाराज हो जाती है। उसे लगता है कि उसके पिता उसे प्यार नहीं करते, इसलिए वह अपना बैग पैक करके वह भी घर से कहीं निकल गई और सीधा उस जगह पर आई जहाँ पर उसके भाई को मॉन्स्टर ने मार डाला था। वह अपने भाई के कब्र के पास लेटकर रोने लगती है और कुछ ही देर में यहीं पर रेगन की आंख लग जाती है। दूसरी तरफ एवलिन घर पर बिल्कुल अकेली थी। कुछ देर बाद वो बेसमेंट से कपड़े धोकर उन्हें बोरी में भरकर बाहर ले जा रही थी। तभी सीढ़ी पर लगा एक कील उस बोरी में फंसकर सीधा हो गया। वह नुकीला कील ठीक उनके पैर रखने की निशान पर था, पर एवलिन उसे देख नहीं पाई। उधर ली और मार्कस मछली पकड़ने में लगे थे। कुछ देर बाद ली अपने बेटे मार्कस को एक झरने के पास ले आता है और ली अपने बेटे से कहता है कि यहाँ तुम बात कर सकते हो, क्योंकि पानी के झरने की वजह से तुम्हारी आवाज उसमें हाइड हो जाएगी और तुम्हारी आवाज उस मॉन्स्टर तक नहीं पहुँच पाएगी। अब तुम खुलकर बात कर सकते हो। वो दोनों झरने के पास बैठकर बातें करने लगते हैं। मार्कस पूछता है क्या वो बो की मौत का जिम्मेदार रेगन को मानते हैं, जिस पर ली जवाब देता है कि जो कुछ भी बो के साथ हुआ उसमें किसी की भी गलती नहीं थी। लेकिन मार्कस ली को बताता है कि रेगन आज भी बो की मौत का जिम्मेदार खुद को ठहराती है, इसलिए तुम्हें रेगन को ये बात बतानी चाहिए कि उस दिन तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। इसी दौरान एवलिन ने अपने मर चुके बेटे की तस्वीर लिए उसकी याद में आंसू बहा रही थी। तभी अचानक उसे लेबर पेन शुरू हो गया, यानी कि उसकी डिलीवरी का टाइम आ चुका था। वो फोटो फ्रेम हाथ में लिए हुए जल्दी से बेसमेंट की तरफ जाने लगी, पर तभी सीढ़ियों से नीचे उतरने की जल्दी में उसका पैर उस नुकीले कील पर धंस गया। एवलिन दर्द से तड़प उठी, पर उसने अपने मुंह से आवाज नहीं निकाली। लेकिन उसके हाथ से उसके बेटे का फोटो फ्रेम छूट गया और तेज आवाज के साथ नीचे गिरकर टूट जाता है। एवलिन ने जैसे तैसे करके अपने पैर को खींचकर उस कील से बाहर निकाला। इस दौरान उसे इतनी तकलीफ हुई कि उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया, लेकिन वो खुद पर काबू रखते हुए अपने मुंह से आह तक नहीं निकालती, क्योंकि उसे पता था कि आवाज निकालने का मतलब अपनी मौत को दावत देना है। वो लंगड़ाती हुई नीचे आकर लाइट का स्विच ऑन करती है, जिससे बाहर रेड लाइट जल पड़ी। अब वो वापस ऊपर की तरफ लौटने लगी, पर तभी उसने कुछ देखा जिससे उसके गले में सांस अटक गई। असल में वो मॉन्स्टर उसके घर तक पहुंच चुका था। दरअसल जब एवलिन के हाथ से वो फोटो फ्रेम गिर गया था तो उस आवाज को मॉन्स्टर ने सुन लिया था। डर से कांपती एवलिन दीवार के पीछे छिप गई। दूसरी तरफ ली और मार्कस मछलियां पकड़कर घर वापस लौट रहे थे। तभी दूर से उन्होंने देखा कि घर के चारों ओर रेड लाइट जल रही है। ली समझ गया कि एवलिन खतरे में है। वह तुरंत घर की तरफ भागा। उधर बेसमेंट में छिपी एवलिन डर के मारे कांप रही थी और वो मॉन्स्टर उसे घर के हर एक कोने में ढूंढ रहा था। तभी एवलिन को बेसमेंट में एक टाइमर मिला। यहाँ एवलिन समझदारी से काम लेते हुए उस टाइमर में कुछ सेकंड्स का टाइम सेट करके उसे एक कोने में रख देती है और जल्दी से एक दूसरे कोने में आकर चुप जाती है। इतने में वो मॉन्स्टर वहाँ हलचल महसूस कर लेता है और वो धीरे धीरे उस हलचल वाली जगह की तरफ बढ़ने लगा। वो एवलिन के काफी करीब था। एक तो एवलिन को लेबर पेन हो रहा था और दूसरा उस मॉन्स्टर का डर था, लेकिन एवलिन अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाती है। तभी टाइमर में अलार्म बजा, जिसे सुनते ही वो मॉन्स्टर तेजी से उस डायरेक्शन में भागा। मौके का फायदा उठाते हुए एवलिन जल्दी से अंडरग्राउंड बेसमेंट से बाहर निकली, पर वो जैसे ही मेन डोर से बाहर निकलने वाली थी तो उसने देखा कि एक और मॉन्स्टर घर के बाहर यहाँ वहाँ घूम रहा है, इसलिए एवलिन वहीं पर दीवार के साथ छिप गई। उधर ली मार्कस के साथ दूर से ये सब कुछ देख रहा था। ली समझ गया कि अगर मैं अपनी बीवी को बचाने के लिए घर पर जाऊंगा तो मैं अपनी बीवी को बचाने के बजाय हम दोनों की जान जा सकती है, क्योंकि उस मॉन्स्टर की बॉडी इतनी सख्त है कि उसे बंदूक से मार पाना इम्पॉसिबल है। इसलिए वह अपने पहले से बनाए हुए एक प्लान पर काम करने लगा। ली ने जल्दी से मार्कस को टॉर्च दिया और उसे जल्दी फ्लेयर रॉकेट चलाने को कहा, जो उन्होंने घर से दूर एक जगह पर पहले ही वहाँ सेट कर रखे थे। जिसके बाद मार्कस तेजी से रॉकेट की तरफ भाग निकला। दूसरी तरफ एवलिन ऊपरी मंजिल में मौजूद बाथ टब में भाग आई थी। वह बहुत ज्यादा तकलीफ में थी। अब वह और ज्यादा देर तक बच्चे को रोक नहीं सकती थी। वह बस बच्चे को जन्म देने ही वाली थी कि उसकी सिसकियों की आवाज को महसूस करता हुआ वो मॉन्स्टर बाथरूम के करीब आ चुका था। एवलिन को समझ आ चुका था कि अब जिंदा बच पाना नामुमकिन है। तभी उधर मार्कस ने रॉकेट्स चला दिए, जिससे आसमान में तेज आवाज के साथ फ्लेयर्स शुरू हो गईं, जिसे सुनकर वह मॉन्स्टर एवलिन को यहीं पर छोड़कर तेजी से उस आवाज की तरफ भागा और उसी पल दर्द को दबाए बैठी एवलिन जोर से चीख पड़ी, जिसकी आवाज रॉकेट्स के शोर में दब जाती है। ये रॉकेट्स का शोर और लाइट्स दूर से रेगन भी देख लेती है और वह घर की तरफ निकल पड़ती है। थोड़ी देर बाद ली बंदूक लेकर घर के अंदर आया। उसने देखा कि सीढ़ियों पर पैरों के खून के निशान लगे हुए हैं। वह उन निशानों का पीछा करते हुए बाथरूम तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि बाथ टब खून से लाल है। वह समझ गया कि एवलिन भी उस मॉन्स्टर का शिकार हो चुकी है। वह आंसू बहाता हुआ वहीं बैठ गया, पर तभी शावर रूम के कांच पर किसी ने हाथ रखा। वह कोई और नहीं बल्कि एवलिन ही थी। एवलिन ने इस मुश्किल हालात में भी खुद को संभाल कर एक बेटे को जन्म दिया था। एवलिन को जिंदा पाकर ली की आंखें खुली की खुली रह गईं। अब इससे पहले कि बच्चे की रोने की आवाज आती, ली तुरंत एवलिन और बच्चे को उठाकर अंडरग्राउंड रूम में ले आया, जिसके बेसमेंट में उन्होंने बच्चे के लिए साउंड प्रूफ बॉक्स बनाया था। लेकिन बेसमेंट में घुसने से पहले ही बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर वो मॉन्स्टर तेजी से उनकी ओर आने लगा। ली जल्दी से अंडरग्राउंड रूम में घुसा और दरवाजे को एक मोटे मैट्रेस से ढक दिया। ली ने फौरन बच्चे के मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाया और उसे बॉक्स में बंद कर दिया, जिससे उसके रोने की आवाज बंद हो गई। तब जाकर उन दोनों ने राहत की सांस ली। यहाँ ली अपनी वाइफ एवलिन को बताता है कि मैं इन क्रीचर्स की कमजोरी जान चुका हूँ। अब जल्द उनके लिए मैं एक औजार तैयार करने वाला हूँ, जिससे ये क्रीचर्स हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसी दौरान दूसरी ओर रेगन भी घर लौट रही थी। तभी उसे खेतों के बीच एक लाइट जलती हुई नजर आई। रेगन जल्दी से उस लाइट के पास आने लगी, लेकिन वह इस बात से अनजान थी कि एक मॉन्स्टर उसकी कदमों की आहट से उसके पीछे चलता आ रहा था। जैसे ही वह मॉन्स्टर रेगन को मारने के लिए उसके काफी करीब आया, तभी अचानक रेगन की कान की मशीन से एक नुकीली और तेज फ्रीक्वेंसी निकलने लगी। इस नुकीली आवाज से वो मॉन्स्टर तड़पने लग जाता है। जैसे ये आवाज उस मॉन्स्टर के कान
कान के अंदर सुई की तरह चुभ रही हो। इस आवाज को ये मॉन्स्टर ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाता और जल्दी वहाँ से भाग गया। वहीं यह आवाज रेगन के कानों को भी चुभ रही थी, पर जैसे ही वह मॉन्स्टर वहाँ से भागा, रेगन के कान में तकलीफ बंद हो गई। लेकिन रेगन को समझ नहीं आया कि आखिर उसके कान की मशीन ने ऐसा क्यों किया। वह इस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए लाइट के पास पहुंच जाती है। तभी उसने पाया कि वो रोशनी एक टॉर्च की थी। जैसे ही रेगन उस टॉर्च को उठाने गई, तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो कोई और नहीं बल्कि मार्कस था, जो डर से कांपता हुआ यहाँ छिपा हुआ था। अपनी बहन को देख मार्कस की घबराहट दूर हो गई। वह रेगन से कहता है कि मैं झाड़ियों से तुम्हें छुपकर देख रहा था, तुम्हारे पीछे वो मॉन्स्टर भी आ रहा था, लेकिन पता नहीं वह मॉन्स्टर तुम्हारे करीब आते ही अचानक भाग गया। ये सुनकर रेगन बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसे ये भी पता नहीं था कि उसके पीछे मॉन्स्टर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ एवलिन को अपने बच्चों की चिंता हो रही थी। वो ली से कहती है, मुझे डर लग रहा है कि कहीं उस मॉन्स्टर ने मेरे बच्चों को खा नहीं लिया हो, तुम जल्दी से मेरे बच्चों को ढूंढ लाओ। इसीलिए ली अंडरग्राउंड रूम में अपनी वाइफ और बच्चे को सुलाकर वहाँ से बाहर निकलता है। पहले वह यहाँ वहाँ खतरा ढूंढने लगता है, मगर अब वह मॉन्स्टर भी वहाँ से जा चुका था, पर उसने पूरा घर तहस नहस कर दिया था, जिससे वहाँ मौजूद पानी का एक पाइप भी टूट गया था और पानी सीधा नीचे अंडरग्राउंड रूम में जा रहा था। लेकिन ली का इस पर ध्यान नहीं गया और वह बच्चों को ढूंढने खेतों की ओर निकल पड़ा। इस दौरान उधर मार्कस और रेगन अनाज रखने वाली टंकी के ऊपर छिपे हुए थे और आग लगा लेते हैं, ताकि इस आग को देखकर उनके पिता यहाँ आ जाए। ली भी अपने बच्चों को यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद पानी के शोर से एवलिन की आंख खुल जाती है। उसने देखा कि पूरा बेसमेंट पानी से भर चुका था। पानी ऊपर से झरने की तरह बहकर नीचे आ रहा था। इतने में एवलिन की नजर अपने बच्चे की बॉक्स पर पड़ी। वह बॉक्स खुला हुआ था, पर वहाँ से बच्चे की जरा सी भी आवाज नहीं आ रही थी। एवलिन जैसे ही बॉक्स के पास जाने लगी, तभी उसे बॉक्स के पास ही सामने से एक मॉन्स्टर नजर आया। उसे देखकर एवलिन बहुत ज्यादा घबरा गई। एवलिन को लगा कि शायद मॉन्स्टर ने उसके बच्चे को खा लिया है, क्योंकि एवलिन को वह बॉक्स तो नजर आ रहा था, लेकिन वह बॉक्स उससे काफी दूर था, इसलिए वह बॉक्स के अंदर देख नहीं सकती थी कि बच्चा अभी भी जिंदा है या फिर मॉन्स्टर ने उसे खा लिया। इसलिए वह धीरे धीरे बॉक्स की तरफ बढ़ने लगी। तभी वो मॉन्स्टर भी पानी में उतर जाता है। लेकिन एवलिन जब बॉक्स के करीब पहुंची तो उसने देखा कि उसका बच्चा सही सलामत है। खुशकिस्मती से बच्चे ने आवाज नहीं किया था, जिस वजह से उसकी जान बच गई थी। वह अपने बच्चे को लेकर एक कोने में आकर चुपचाप खड़ी हो गई, पर वो मॉन्स्टर मौत बनकर एवलिन के पास ही मंडरा रहा था। अगर बच्चे के मुंह से जरा सी भी रोने की आवाज निकलती तो उनकी मौत पक्की थी। दूसरी ओर रेगन और मार्कस अपने पिता का इंतजार करते करते थक चुके थे। रेगन को लगता है कि उनके पिता उन्हें बचाने के लिए नहीं आएंगे। अब वह अकेले ही घर जाना चाहती थी, लेकिन मार्कस को अपने पिता पर पूरा यकीन था। अपनी बहन को जाता देखकर मार्कस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह अपनी बहन को रोकने के लिए आगे बढ़ता है तो अनाज की टंकी का दरवाजा खुलकर वह उसके अंदर गिर जाता है। गिरते वक्त मार्कस के मुंह से तेज आवाज निकल जाती है, जिसे सुनते ही वह मॉन्स्टर जो एवलिन को घर में ढूंढ रहा था, वह फौरन उस आवाज के पीछे भाग पड़ा, जिससे एवलिन तो बच गई, लेकिन अब मार्कस की जान खतरे में पड़ गई थी। अनाज से भरी वो टंकी दलदल की तरह थी, जिसके अंदर फंसा मार्कस बाहर आने के लिए जितना जोर लगा रहा था, उतना ही वह उसके अंदर धंसता जा रहा था। यहाँ रीगन टंकी का दरवाजा तोड़कर उसे नीचे अनाज में फेंक देती है और खुद भी नीचे टंकी में कूद जाती है। मार्कस जैसे ही अनाज में डूबने वाला था, रीगन उसे पकड़कर बाहर निकाल लेती है और ये दोनों दरवाजे के ऊपर बैठ जाते हैं, जिससे उनकी जान बच जाती है। लेकिन इन दोनों की हलचल को मॉन्स्टर ने सुन लिया था, इसलिए वो मॉन्स्टर खेत के रास्ते से तेजी से होते हुए टंकी की तरफ बढ़ता है। ली मॉन्स्टर को तेजी से टंकी की तरफ जाता हुआ देखकर समझ जाता है कि उसके दोनों बच्चे अनाज की टंकी के पास हैं। रीगन ने मार्कस की जान तो बचा ली थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि इतने शोर शराबे के बाद मौत का साया तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। अगले ही पल वो मॉन्स्टर भी टंकी के अंदर कूद पड़ा। वो उन दोनों को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, तभी रीगन की कान की मशीन से एक बार फिर एक नुकीली आवाज निकलने लगी। ये आवाज उस मॉन्स्टर के लिए बहुत ही ज्यादा पेनफुल होती है, इसलिए वो बिना उन्हें मारे वहाँ से निकल जाता है। रीगन और मार्कस मौत के मुंह से बाल बाल बच गए और टंकी से बाहर निकल आए। बाहर ली भी उन्हें ढूंढता हुआ आ पहुंचा था। वह अपने बच्चों को सही सलामत देखकर बहुत खुश होता है। इस दौरान एवलिन भी ये सब कुछ सीसीटीवी रूम से देख रही थी। तभी ली को पता चलता है कि अभी भी वो मॉन्स्टर यहाँ आसपास है। उसने बच्चों को फौरन सामने मौजूद गाड़ी की ओर भेज दिया और खुद एक कुल्हाड़ी उठाकर आसपास नजरें दौड़ाने लगा, लेकिन वो क्रीचर ठीक उसके ऊपर होता है। ली जैसे ही पलटकर पीछे देखता है, वो मॉन्स्टर उसे अपने पंजे से मारकर दूर फेंक देता है। अपने पिता को तकलीफ में देखकर मार्कस ली को आवाज देने लगता है। आवाज सुनकर मॉन्स्टर को मार्कस की पोजीशन का भी पता चल जाता है। वो मॉन्स्टर अब मार्कस और रीगन की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी एक बार फिर रीगन की कान की मशीन से फ्रीक्वेंसीज निकलने लगी। वह आवाज रीगन को भी चुभ रही थी, इसलिए रीगन ने अपनी कान की मशीन को ही ऑफ कर दिया, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इस मशीन से जो फ्रीक्वेंसी निकलती थी, वही फ्रीक्वेंसी उस मॉन्स्टर की कमजोरी थी, जिसे वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन अनजाने में रीगन ने मशीन को बंद करके अपनी ही मौत को दावत दे दी। अगले ही पल वो मॉन्स्टर कार पर झपट पड़ा और मार्कस तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान उधर ली होश में आ गया। अपने बच्चों को खतरे में देख वह समझ गया था कि मॉन्स्टर से लड़कर वह कभी भी मॉन्स्टर को मार नहीं सकता, इसलिए अब उसे सिर्फ एक ही रास्ता नजर आया। उसने रीगन को इशारों में बताया कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैंने तुम्हें कभी भी बो की मौत का जिम्मेदार नहीं ठहराया है और मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। जिसके बाद ली जोर से चिल्लाने लगा। उसे सुन वो मॉन्स्टर ली की तरफ दौड़ पड़ा और एक ही झटके में उसे चीर फाड़ कर रख दिया। अपने पिता को मरता हुआ देखकर रीगन को बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि पहले उसे लगता था कि उसके पिता उससे प्यार नहीं करते, लेकिन अब उसे रियलाइज हुआ कि वह गलत थी। ली को मारने के बाद वो मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ एवलिन भी ये सब कुछ सीसीटीवी के जरिए देख रही थी। तब रीगन उसी वक्त गाड़ी स्टार्ट करके अपने भाई के साथ घर आ पहुंचती
पहुंचती है। एवेलिन ने अपने बच्चों को सही सलामत देखते ही सीने से लगा लिया। तभी एवेलिन ने देखा कि वो मॉन्स्टर एक बार फिर से उनकी तरफ आ रहा है। इसके बाद ये लोग जल्दी से घर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ मार्कस और रीगन अपने छोटे भाई को देखते हैं। रीगन देखती है कि उसके फादर उसके कोक्लियर इम्प्लांट के लिए कितनी मेहनत कर रहे थे। अब वो अपने फादर को बहुत ज्यादा मिस करने लगती है। कुछ देर बाद वह मॉन्स्टर उनके घर घुस आया। एवेलिन यहाँ बंदूक तान कर उसके सामने खड़ी हो गई। एवेलिन के पास बंदूक तो थी, पर वह जानती थी कि उसकी गोली उस मॉन्स्टर की मोटी खाल का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए अब उन्हें अपनी मौत अपनी आंखों के सामने नजर आ रही थी। लेकिन जैसे ही ये मॉन्स्टर उन लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ा, तभी अचानक रीगन के कान में तकलीफ होने लगी। लेकिन दूसरी तरफ उसने देखा कि वो मॉन्स्टर भी अचानक तड़पने लगा। यानी जैसे ही रीगन के कानों में तकलीफ शुरू हुई, तभी दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर भी उससे कई गुना ज्यादा तकलीफ महसूस करने लगा। रीगन समझ जाती है कि उसके कान में लगी मशीन जो उसके पिता ने बनाई थी, उसका इस मॉन्स्टर के साथ कोई कनेक्शन है। तभी रीगन का ध्यान अपने पिता के रिसर्च पर गया, जिससे रीगन को पता चला कि उसके कान के मशीन से निकलने वाली हाई पिच फ्रीक्वेंसी उस मॉन्स्टर की कमजोरी है। रीगन को समझ आ गया था कि जब भी ये मॉन्स्टर मेरे करीब आता तो मेरे कान में तकलीफ होने लगती और ये मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता। इससे पहले कि ये मॉन्स्टर उन्हें मार देता, रीगन जल्दी से अपने कान में लगे कॉक्लियर इम्प्लांट का पावर और ज्यादा बढ़ा देती है, जिससे निकली हाई फ्रीक्वेंसी साउंड से वो मॉन्स्टर अचानक तड़पने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड उस मॉन्स्टर के पूरे शरीर में सुइयां चुभा रही हो। यहाँ रीगन की माँ भी समझ जाती है कि ये सारा कमाल कोक्लियर इम्प्लांट का है, लेकिन पावर बढ़ाने से रीगन के कानों में भी और ज्यादा तकलीफ होने लगी। इसीलिए रीगन समझदारी से काम लेते हुए वहाँ रखे एक माइक्रोफोन के साथ उस कान की मशीन को लगा देती है, जिससे वो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव और ज्यादा तेज हो गई। अब तो उस मॉन्स्टर का दर्द से बुरा हाल हो गया और उसकी खोपड़ी का आर्मर अपने आप ही खुलने लगा। आर्मर खुलते ही जैसे ही उसका मुंह नजर आया, तभी एवेलिन ने शॉटगन से सीधे उसके मुंह पर ही फायर कर दिया, जिससे उसकी खोपड़ी एकदम गुब्बारे की तरह फट गई और आखिरकार वो मॉन्स्टर मारा गया। हालांकि खतरा अभी टला नहीं था। गोली की आवाज सुनकर उस इलाके में मौजूद बाकी के 2 और मॉन्स्टर भी उनकी ओर आने लगे। लेकिन अब एवेलिन और रीगन को उन मॉन्स्टर्स की कमजोरी मालूम चल चुकी थी, इसलिए रीगन ने माइक का वॉल्यूम फुल कर दिया और एवेलिन उन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए तैयार हो गई। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आपको इस मूवी का सेकंड पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट में पार्ट 2 लिखें।